वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज 22 मार्च 2022 है, तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हमें कवर करने हैं। देखिए, आपका जो प्रीलिम्स का एग्जाम है वो नजदीक आ रहा है और उम्मीदें आपकी तैयारी भी बढ़िया चल रही है। तैयारी के दौरान आपके मन में कई सारी दुविधाएं, कई सारे सवाल होते हैं। मैं कोशिश करता हूं कई बार कि मैं खुद से ही कोई सवाल ले लूं और उनका जवाब देने की कोशिश करूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो सवाल आपके हों तो ज़्यादा बेटर होगा। एक काम करते हैं, आप लोग आपके जो भी सवाल हों यूपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी को लेकर उसे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिए। मैं उनमें से जो भी कॉमन क्वेश्चंस होंगे उन्हें ले लूंगा और कोशिश करूंगा कि विद इन मिनट उसका जवाब दे दूं। मैं सेशन के पहले 1 मिनट में कुछ सवालों के जवाब देकर उसके बाद सेशन को स्टार्ट करूंगा, या हम एक दिन में एक सवाल उठा लेंगे। तो आप अपने सवाल जो भी प्रीलिम्स की तैयारी से संबंधित हो कमेंट बॉक्स में जरूर ड्रॉप करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं तेजस 2 के बारे में। तेजस 2 आपका प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स है जिसके जरिए आप अपनी तैयारी यूपीएससी 2022 के लिए कर सकते हैं। सीसैट की क्लासेस इसका हिस्सा हैं। कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको video.onlyas.in पे जाना होगा। जानकारी के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर यहां मेल भी कर सकते हैं। हमारा जो फर्स्ट आर्टिकल है वो बोमा कैप्चरिंग टेक्निक के बारे में है। काफी अनकॉमन एक्सपेरिमेंट किया गया अफ्रीका के बोमा टेक्निक के आधार पर केवलादेव नेशनल पार्क में। मैं आपको बता दूं केवलादेव नेशनल पार्क है राजस्थान में, जहां पर जो मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व है वहां पर ट्रांसलोकेशन के लिए स्पॉटेड डियर को कैप्चर किया गया इस टेक्निक का इस्तेमाल करके। अब इसमें होता क्या है, पहले आम बोलचाल की भाषा में बता देता हूं। बेसिकली मान लीजिए हमें किसी जीव को पकड़ना है, कैच करना है, तो हम एक फनल शेप का कोई स्ट्रक्चर तैयार कर लेते हैं, कुछ ऐसा। ठीक है, अब यहां से मान लीजिए कोई झुंड है जानवरों का, यहां पे स्पॉटेड डियर की बात कर लेते हैं, वो यहां पर हैं, तो उनका पीछा किया जाएगा। जब उनका पीछा किया जाएगा तो वो इस ओर भागेंगे, तो वो चूंकि ये एरिया जो इनिशियल फेज है वहां पे खुला हुआ रहेगा तो इसके अंदर एंटर कर जाएंगे। ये रास्ता आगे सकरा होता चला जाएगा और फिर यहां पर उन्हें कैप्चर कर लिया जाएगा और फिर उन्हें किसी भी ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल में रख के जहां भी उन्हें ट्रांसलोकेट करना है ट्रांसलोकेट कर दिया जाएगा। ये जो टेक्निक है किसी भी जीव को कैप्चर करने की, इसे ही बोमा कैप्चरिंग टेक्निक कहा जाता है। ये टेक्निक अफ्रीका में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। ये फनल लाइक फेंसिंग करी जाती है। फेंसिंग करने के लिए बेसिकली हम कोशिश करते हैं कि जो ग्रीनरी है, ग्रास एंड ऑल है, उसका इस्तेमाल करें ताकि वो उन्हें नेचुरल लगे और वो उसमें एंटर कर जाए। काफी पुरानी टेक्निक है। पहले इसका इस्तेमाल एलिफेंट्स को पकड़ने के लिए किया जाता था। अब ये ट्रांसलोकेशन सिग्निफिकेंट क्यों है? देखिए, जो मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व है वहां पर टाइगर्स को रिलोकेट करना है, लेकिन टाइगर्स वहां पर जाए उसके पहले वहां पर उनके लिए शिकार का होना जरूरी है, प्रे का होना जरूरी है। दैट इज द रीजन कि इन जीवों को भी वहां पर ट्रांसलोकेट किया जा रहा है, कुल मिला के उनका खाना तैयार किया जा रहा है। वैसे गलत बात है ना, ठीक है। अब देखिए, केवलादेव नेशनल पार्क जो है वो राजस्थान के भरतपुर में है। ये मैन मेड और मैन मैनेज्ड वेटलैंड है। 1971 में इसे सेंचुरी का दर्जा दिया गया, प्रोटेक्टेड सेंचुरी के तौर पर डिक्लेयर किया गया और ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। बेसिक जानकारियां हैं, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आप कह सकते हो। पार्क का जो 1/3 एरिया है वो माउंट्स या ओपन वाटर से आपको सबमर्ज मिलेगा और या तो वहां पे सबमर्ज्ड या इमर्ज ग्रासेस मिल जाएंगे। काफी खूबसूरत है। वैसे एक बार मैं वहां पे गया था, ये जो केवलादेव नेशनल पार्क है, तो मैंने एक बार वहां पे विजिट किया था। अच्छी जगह है, बर्ड वॉचर्स के लिए बढ़िया आपको नज़ारे मिल जाएंगे। मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व की बात करते हैं। ये कोटा में राजस्थान में लोकेटेड है। मुकुंदरा हिल जो है ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रूप में 1955 में डिक्लेयर किया गया था। नेशनल पार्क इसे बनाया गया 2004 में। जो रिजर्व है इसके ईस्टर्न बैंक पे आपको मिल जाएगा, लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न बैंक ऑफ चंबल रिवर। ये चंबल रिवर के ईस्टर्न बैंक में है, मैं क्लैरिफाई करता हूं। और यहां पर जो पानी एंड ऑल आता है वो उसकी ट्रिब्यूटरीज से आ जाता है। जो पार्क है वो 2 पैरेलल माउंटेन्स के बीच में आपको मिलेगा जिनके नाम है मुकुंदरा और गारगोला। टाइगर रिजर्व में आपको मिलेंगी 3 सेंचुरीज, दारा, जवाहर सागर और चंबल। चंबल सेंचुरी भी मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व का ही पार्ट है। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो इंडिया की आर्कटिक पॉलिसी के बारे में है, जिसे अभी हाल ही में डिक्लेयर किया गया है, अनवेल किया गया है। टाइटल रहा इंडिया एंड द आर्कटिक, बिल्डिंग अ पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बड़ी ही सब्जेक्टिव बातें हैं, आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा सब अच्छी अच्छी बातें हैं, लेकिन इन अच्छी बातों को हम कवर कर लेते हैं। देखिए, बेसिकली इसमें 6 पिलर्स हैं। पहला तो ये है कि इंडिया की जो साइंटिफिक रिसर्च एंड कोऑपरेशन की कैपेसिटी है उसे स्ट्रेंथन किया जाए।
दूसरा, क्लाइमेट और एनवायरमेंट को हम प्रोटेक्ट कर सकें। तीसरा, इकोनॉमिक और ह्यूमन डेवलपमेंट कर सकें। चौथा, ट्रांसपोर्टेशन और कनेक्टिविटी को बढ़ावा दे सकें। पांचवा, गवर्नेंस और इंटरनेशनल कोऑपरेशन को एनहांस कर सकें। और छठा, कि आर्कटिक रीजन में हम नेशनल कैपेसिटी बिल्डिंग कर सकें। तो अच्छी अच्छी बातें यहाँ पे की गई हैं जिसमें हमें ये करना है। पॉलिसी के यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स बताए गए हैं। ऑब्जेक्टिव्स में भी आपको खूब सुंदर सुंदर अच्छी अच्छी बातें मिलेंगी, जैसे कि नेशनल कैपेबिलिटी को बढ़ाना है ताकि हम क्लाइमेट और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इंश्योर कर सकें आर्कटिक रीजन में। दूसरा, हमें इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन स्टैब्लिश करना है ताकि आर्कटिक के रीजन में इंडिया के इंटरेस्ट को प्रिजर्व किया जा सके। आर्कटिक जो है वो बेसिकली हमें हमारा जो नदन पोल का रीजन है उस रीजन में आपको मिलता है। हमें क्लाइमेट चेंज के इंपैक्ट की जो अंडरस्टैंडिंग है उसको भी समझना है। इसके लिए हमें एक्सप्लोर करना होगा आर्कटिक रीजन को। बेटर एनालिसिस, प्रेडिक्शन और कोऑर्डिनेशन हमें करना है ताकि हम अच्छी पॉलिसी मेकिंग कर सकें और आर्कटिक में जो आइस मेल्टिंग हो रही है उसके इंप्लीकेशंस को समझ सकें। हमें जो हिमालयाज हैं उनके ऊपर जो पोलर रीजन में घटनाएं हो रही हैं उनके क्या प्रभाव पड़ते हैं उसे भी एनालाइज करना है। इंडिया और जो आर्कटिक रीजन की कंट्रीज हैं हमें उनके साथ कोऑपरेट भी करना है। फर्दर, आर्कटिक काउंसिल में इंडिया के पार्टिसिपेशन को भी इंक्रीज करना है। ये जो इंडिया की आर्कटिक पॉलिसी है इन सभी चीजों को इंश्योर करेगी। इंडिया की जो एक्टिविटीज रही हैं आर्कटिक रीजन में उसकी बात करते हैं। इंडिया ने अपना एंगेजमेंट आर्कटिक रीजन में शुरू किया 1920 में, जब स्वालबार्ड ट्रीटी को साइन किया गया। ऑब्वियसली उस समय ब्रिटिशर्स का रूल था इंडिया में। आर्कटिक रिसर्च प्रोग्राम 2007 में बहुत ही एक्सटेंसिव लेवल पर स्टार्ट किया गया ताकि इस रीजन में क्लाइमेट चेंज पर फोकस किया जा सके। एक है आर्कटिक काउंसिल। आर्कटिक काउंसिल में टोटल हैं 8 देश, जिनमें शामिल हैं कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, रशिया, स्वीडन, यूनाइटेड स्टेट्स। ये मिलकर बनाते हैं आर्कटिक काउंसिल। ये बेसिकली आर्कटिक रीजन के आसपास के देश हैं। इंडिया को इस काउंसिल में ऑब्जर्वर का स्टेटस दिया गया है। आर्कटिक जो वेदर है वो इंडिया के मानसून को इन्फ्लुएंस करता है, इसीलिए हमेशा से इंडिया के जो रिसर्चर्स हैं उनको बड़ा इंटरेस्ट रहा है आर्कटिक रीजन में। वर्तमान में एक सिंगल स्टेशन है जो आर्कटिक में इंडिया का ऑपरेशनल है, उसका नाम है हिमाद्री। नाम याद रखिएगा, हिमाद्री जो आर्कटिक रीजन में हमारा स्टेशन है वो राइट नाउ फंक्शनल है। ये सिचुएटेड है नई एल्सुन में, स्वालबार्ड में, जो कि नॉर्वे की टेरिटरी है। ठीक है, यहाँ पे लगभग 180 दिन हमारे रिसर्चर्स अवेलेबल रहते हैं। क्लाइमेट चेंज और आइस कैप्स की मेल्टिंग, इसको लेकर इंडिया वहां पर स्टडी करता रहता है। 13 एक्सपीडिशंस अभी तक भेजे गए हैं 2007 के बाद से, और 23 एक्टिव साइंस प्रोजेक्ट आर्कटिक रीजन में इंडिया के चल रहे हैं। तो ये तो स्टेटस हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल जो है वो हिमालयन ग्रिफिन वल्चर के बारे में है। 100 हिमालयन ग्रिफिन वल्चर्स को अभी मरा हुआ पाया गया है। उम्मीद है पॉइजनिंग। आसाम का ये मामला है। बात करते हैं हिमालयन ग्रिफिन वल्चर्स के बारे में। इनका साइंटिफिक नाम है जिप्स हिमालयंसिस। बहुत अनयूजुअल है कि आपसे पूछा जाए। ये बहुत ही रेयर और लार्जेस्ट बर्ड है जो कि हिमालयाज के रीजन में आपको मिल जाएगी। ये मेनली ऊंचाई पर रहना पसंद करते हैं, मतलब 1.5 किलोमीटर की हाइट पर ये अक्सर रहते हैं, 1500 मीटर की, हिमालयन रीजन में और तिब्बतियन प्लेटू में। कंट्रीज की बात करें तो आपको मिल जाएंगे वेस्टर्न चाइना, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, मतलब सेंट्रल एशिया और इंडियन पेनिनसुला के आसपास का जो रीजन है। इसके अलावा जो माउंटेन रेंजेस है इंडिया, नेपाल और भूटान की, वहां पर भी आपको ये वल्चर्स मिल जाएंगे। सैंडी ब्राउन कलर के होते हैं, पैल या फीदरलेस हेड होता है इनका। ये या तो अकेले या ग्रुप्स में रहना पसंद करते हैं। यूजुअली अगर इनको कुछ खाने पीने की चीज मिल जाए, किसी भी जीव का शव मिल जाए, तो वहां पे इकट्ठा हो जाते हैं। आईयूसीएन की रेड लिस्ट में है ये नियर थ्रेटेंड यानी कि एंटी। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल चेचन्या रीजन के बारे में है। रमजान कैदिरोव ये चेचन रिपब्लिक का हेड है। हाल ही में इन्होंने एक वीडियो रिलीज किया जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये मैरियोपोल का है, जो कि यूक्रेन की एक लोकेशन है। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि रमजान कैदिरोव लीड करने के लिए अपनी आर्मी को पहुंच चुका है। कहां पे? यूक्रेन में। किसके लिए? यूक्रेन के लिए कि रशिया के लिए? रशिया के लिए, ऑब्वियसली रशिया के लिए। रमजान कैदिरोव ये पुतिन जी का बहुत ही क्लोज अलाई माना जाता रहा है। इनफैक्ट चेचन्या रीजन जो काफी लंबे समय से इनस्टेबल रीजन रहा था, वहां पे स्टेबिलिटी लाने का श्रेय भी रमजान कैदिरोव को ही जाता है। रशियंस काफी हैवी बॉम्बिंग कर रहे हैं सिविलियन टारगेट्स पर भी, और वहां पर रशियन एडवांसमेंट को इंश्योर किया जा रहा है रमजान कैदिरोव के द्वारा, जिन्होंने अपनी चेचन जो लड़ाके हैं उनको भी भेज दिया है यूक्रेन पर अटैक करने के लिए। यूक्रेन को चेतावनी भी दी कि सरेंडर कर दो, नहीं तो मारे जाओगे। तो काफी लीथल है इनकी आर्मी और ये खुद भी, और अभी ये इंडिविजुअली वहां पे पहुंच गए हैं।
देखिए एक समय था जब 1991 में यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ तो कई सारे सोवियत अलग हुए। इन दैट केस चेचन्या ने भी खुद को अलग बनाने की कोशिश की। इन बिटवीन 2 रशियन चेचन वॉर हुए हैं जिसमें काफी इनस्टेबल रहा चेचन्या का पूरा रीजन। इन बिटवीन जब पुतिन सत्ता में आए तो उन्होंने रमजान कैदिरोव को वहां का हेड बना दिया, जो पूरा चेचन रिपब्लिक है वहां का। और जब से रमजान कैदिरोव वहां पर हेड बने हुए हैं, उन्होंने पूरे चेचन रीजन को अपने कंट्रोल में रखा हुआ है। रशिया में पुतिन का जो भी स्टैंड है उसको ये चेचन में एडवोकेट करते हैं और फुल तरीके से ये कहा जाता है कि जब सीरिया में जो रशिया है वो इन्वॉल्व हुआ था तो चेचन लड़ाकों को रमजान कैदिरोव ने वहां पर भेजा था रशिया की तरफ से। तो चेचन्या की बात करें तो ये एक रिपब्लिक है रशिया का। नॉर्थ कॉकेकस जो ईस्टर्न यूरोप का लोकेशन है वहां पे सिचुएटेड है, कैस्पियन सी के काफी नजदीक में है। देखिए ये कैस्पियन सी है और ये ब्लैक सी है, ये है चेचन्या का रीजन और यहां पे है ये लोकेशन, ठीक है। अगर आप इसके साउथ में जाएंगे तो आपको एक कंट्री मिलेगी जॉर्जिया। तो चेचन्या का जो रीजन है इसके साउथ में आपको जॉर्जिया मिल जाएगा। जो इंडिजीनियस चेचन हैं ये नाक लोग हैं, प्राइमरली मुस्लिम फेथ को फॉलो करते हैं। इनकी जो कैपिटल है दैट इज ग्रोजनी और ये इनकी लार्जेस्ट सिटी भी है। फर्स्ट चेचन वॉर हुआ था 1994 से 1996 के बीच में रशिया के साथ, जहां पर रशिया ने या जो चेचन्या का रीजन है उसने खुद को इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करने की कोशिश की, यद्यपि रशिया ने अपना कंट्रोल स्टैब्लिश रखा। और जो सेकंड चेचन वॉर था वो 1999 से 2009 के बीच में चला। अल्टीमेटली चेचन्या अभी कंट्रोल में है रशिया के और काफी हद तक स्टेबल भी बना दिया गया है इन इंडिविजुअल के द्वारा जिनका नाम रमजान कैदिरोव है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल एक्सरसाइज लेमितिया 2022 के बारे में है। ये एक्सरसाइज इंडिया और सिशलीज के बीच में होती है। सिशलीज की लोकेशन देखिए, ये अफ्रीका, ये है सोमालिया, ये है कीनिया और यहां पर आपको मिलता है सिशलीज, ठीक है। ये ऐसे कई सारे आइलैंड्स में ये पूरी कंट्री है, ठीक है। ये जो बाइनियल ट्रेनिंग इवेंट है ये 2001 से ही हो रहा है, 2 साल में एक बार होता है। 10 दिनों की ये लॉन्ग एक्सरसाइज होती है जहां पे फील्ड ट्रेनिंग, कॉम्बैट डिस्कशन, लेक्चर्स, डेमोन्स्ट्रेशंस और भी कई सारी एक्टिविटीज शामिल होती हैं। एक्सरसाइज लिमितिया ये काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसके जरिए इंडियन ओशन रीजन में जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं उनको लेकर इंडिया और सिशलीज एक साथ मिलकर काम करते हैं। सिशलीज एक आर्कियोलॉजिक आइलैंड कंट्री है जहां पे 115 आइलैंड्स हैं जो मिलकर इस देश को बनाते हैं। ये सोमाली सी जो है, जो सोमालिया के नजदीक में है, उसके ईस्टर्न पार्ट में आपको मिलेगा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल वर्ल्ड स्पैरो डे के बारे में है। स्पैरो यानी कि गौरैया 20 मार्च को हर साल वर्ल्ड स्पैरो डे ऑब्जर्व किया जाता है। नेचर फॉरएवर सोसाइटी एक एनजीओ है जिसने ये इनिशिएटिव लिया था। इसे रन किया जाता है मोहम्मद दिलावर जी के द्वारा, जो कि बहुत ही नोन कंजर्वेशनिस्ट हैं। पहला वर्ल्ड स्पैरो डे ऑब्जर्व किया गया था 2010 में दुनिया के अलग अलग हिस्सों में। इस बार की थीम थी मॉनिटर द स्पैरो एंड अदर कॉमन बर्ड। आपने इस चिड़िया को अपने घर के आसपास में भी पहले कभी देखा हो या बचपन में देखा हो। अभी चिड़िया बहुत ही कम देखने को मिलती है, धीमे धीमे ये कम होते जा रहे हैं बिकॉज जो अर्बन एरियाज हैं वहां पर पहले जो घर हुआ करते थे या जो गांवों के घर होते थे उसमें ऐसा आर्किटेक्चर होता था कि इनके लिए जगह होती थी, रोशनदान एंड ऑल होते थे, बट अब नहीं होते हैं। तो इस वजह से भी अब उन्हें जगह नहीं मिलती। काफी सोशल बर्ड है, आपके आसपास आके चहकती रहेगी, इसे कोई दिक्कत नहीं होती। आप फीडिंग सीजन में अक्सर आपको दिख जाएंगे और लोगों से डरती वर्ती बहुत ज्यादा नहीं है। हाँ, आप पकड़ नहीं सकते हो, भाग जाएंगी, बट प्यारे ये पक्षी होते हैं। हाउस पैरो जो है वो लगभग हर जगह से धीमे धीमे एक्सटिंक्ट हो रही है, इंडिया में भी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसके बारे में लोगों को अवेयर करना होगा ताकि इन्हें खाना पानी मिलता रहे और इनके लिए रहने की जगह बची रहे ताकि इन्हें बचाया जा सके। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल सेक्शन 144 ऑफ सीआरपीसी के बारे में है। एक्चुअली में तेलंगाना में कुछ इशू आ गया था, वहां पे छत्रपति शिवाजी महाराज जी की एक मूर्ति लगाई जा रही थी जहां पर कुछ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस ने या पॉलिटिकल पार्टीज ने इसका विरोध किया और 2 फ्रैक्शंस आमने सामने आ गए, जिसके बाद वहां पे धारा 144 लगानी पड़ गई। धारा 144 की बात करें तो ये आपको मिलता है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ऑफ 1973 में, जहां पर पब्लिक गैदरिंग को रोक दिया जाता है। जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं उन्हें अधिकार मिल जाता है कि वो 4 या उससे अधिक लोगों को एक एरिया में इकट्ठा होने से रोक सकते हैं। अनलॉफुल असेंबली को बिल्कुल तरीके से रोक दिया जाता है और अगर रोक दिया गया है तो 4 या उससे अधिक लोग अगर इकट्ठा हो जाते हैं तो ये माना जाएगा कि वो दंगा करने के उद्देश्य से इकट्ठा हुए हैं और पनिशमेंट जो मिलेगी वो अप टू 3 साल तक की हो सकती है। अगर पुलिस इस प्रकार की असेंबली को रोकने की कोशिश करती है और कोई इसे अवरोध क्रिएट करता है, पुलिस को रोकने की कोशिश करता है, तो ये भी पनिशेबल ऑफेंस है। कोई भी हथियार धारा 144 के दौरान कैरी नहीं कर सकता, इसे वायलेट करने पे पनिशमेंट का प्रावधान है।
144 धारा अर्जेंट केसेस में इंपोज की जाती है जहां पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हो जाए, लाइफ या प्रॉपर्टी को डैमेज होने का खतरा आ जाए। धारा 144 यानी कि सेक्शन 144 2 महीनों तक लगाया जा सकता है। बाकी स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो इसे एक्सटेंड भी कर सकती है। इसके अंदर जो ऑर्डर दिए जाते हैं वो 2 महीनों तक एप्लीकेबल रह सकते हैं और इसे किसी भी समय जब लगे कि सिचुएशन नॉर्मल हो गई है तो हटाया जा सकता है। धारा 144 इसे 1861 में फॉर द फर्स्ट टाइम ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया था। तब इनका बड़ा इंपॉर्टेंट टूल हुआ करता था ये फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान। इसके जरिए ये इंडियन लीडर्स को डिटेन कर लिया करते थे। काफी कंट्रोवर्शियल रहा ये कि आजादी के बाद भी इसे बनाए रखा गया। कई बार धारा 144 को कर्फ्यू के साथ कंफ्यूज कर दिया जाता है। दोनों अलग हैं, दोनों का नेचर थोड़ा सा अलग है। देखिए, जो धारा 144 है वो 4 या उससे अधिक लोगों की गैदरिंग को रोकता है, लेकिन कर्फ्यू किसी भी प्रकार की गैदरिंग को रोक देता है। मतलब लोगों से कहा जाता है कि आप घरों के अंदर रहिए, बाहर मत आइए। फर्दर अगर किसी व्यक्ति को घर से बाहर आना है तो उसे लोकल पुलिस का अप्रूवल लेना पड़ता है। तो ये मामला आता है, ठीक है। तो ये तो डिफरेंस हो गया। अब आइए अपना स्कीम वाला पार्ट देखते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की एक पहली स्कीम हम लेते हैं। स्कीम का नाम है DTI, डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडिया देखिए दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर है। दुनिया में जो इंपोर्ट होता है उस आर्म्स का उसका 30% तो इंडिया ही करता है। हमने डिस्कस किया था 13% की हम बात करें, 13%। सबसे ज्यादा इंपोर्ट हम करते हैं रशिया से ना, ये भी हमने डिस्कस किया था। इंडिया चाहता है कि हमारा डिफेंस का इंपोर्ट कम हो और हम अपने यहां ज्यादा से ज्यादा डिफेंस के इक्विपमेंट तैयार करें। कई सारी कंपनीज को, स्टार्टअप्स को इनकरेज किया जाता है इसके लिए। असल मामला आता है कि डिफेंस के लिए अगर हमने कोई चीज बना ली, कोई टैंक बना लिया, कोई मिसाइल बना ली, कोई एयरक्राफ्ट बना लिया, हमें उसे टेस्ट करना पड़ता है। और टेस्ट करने के लिए जो इंफ्रा चाहिए होता है वो काफी खर्चीला होता है। सरकार चाहती है कि वो इस प्रकार का डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रा तैयार करे ताकि जो कंपनीज डिफेंस इक्विपमेंट की मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व हैं वो इंसेंटिवाइज हो। उन्हें पता हो कि उन्हें केवल बनाना है, टेस्टिंग इंफ्रा अवेलेबल है, वहां पे जाके वो टेस्टिंग कर सकते हैं। इसी उद्देश्य से DTI स्कीम को लॉन्च किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मतलब जो पैसा है वो एक तरीके से केंद्र सरकार खर्च करती है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि मैकेनिज्म कुछ ऐसा है कि कुछ हिस्सा जो है वो एक स्पेशल पर्पस व्हीकल के माध्यम से राज्यों को भी देना पड़ता है, बट कायदे से सेंट्रल सेक्टर स्कीम ही है बिकॉज इसमें एक स्पेशल पर्पस व्हीकल SPV इन्वॉल्व हो जाता है। इसके जरिए डोमेस्टिक डिफेंस और एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने की कोशिश की जा रही है। हम इंडिजिनियस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना चाहते हैं ताकि हमारे पास जो MSMEs हैं, स्टार्टअप्स हैं, वो इस फील्ड में आगे आए और उन्हें मिल जाए एक बनाया डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रा। स्कीम के तहत इसे 5 सालों तक लागू किया जाएगा। 6 से 8 एडिशनल टेस्ट फैसिलिटीज बनाने का प्लान है ताकि हम डोमेस्टिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग जो हो रही है उसकी टेस्टिंग में सेल्फ सफिशिएंसी अचीव कर सकें। DTI को बनाने के लिए बनाया जाएगा स्पेशल पर्पस व्हीकल यानी कि SPV, जिसे रजिस्टर करना होगा कंपनीज एक्ट ऑफ 2013 के तहत। जो भी लोग यहाँ पर टेस्टिंग करेंगे, सपोज कोई कंपनी है उसने कोई फाइटर जेट बनाया है, कोई टैंक बनाया है, वो टेस्टिंग करना चाहते हैं, तो आप आइए जो डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रा है उसका इस्तेमाल करिए और उस SPV को जो उसे मैनेज कर रहा है कुछ फीस दे दीजिए। तो ये पूरा मॉडल वर्क करेगा। फर्दर जो फंडिंग है उसमें 75% तो शुद्ध केंद्र सरकार देगी, ग्रांट इन एड के फॉर्म में सारा पैसा दे देगी। जो 25% होगा उसे SPV बियर करेगी। SPV में प्राइवेट एंटिटीज भी होंगी और राज्य की सरकार भी होगी। तो ये पूरा SPV 25% खर्चा मैनेज करेगी। ठीक है, चलिए रिवीजन करते हैं। बोमा कैप्चरिंग टेक्निक, इसके जरिए एनिमल्स को कैप्चर ट्रांसलोकेट करते हैं। सही है बात। आर्कटिक काउंसिल में इंडिया मेंबर है, गलत है, इंडिया ऑब्जर्वर का स्टेटस रखता है। चेचन्या जो है वो ब्लैक सी के वेस्ट में है, गलत है। ये ब्लैक सी के ईस्ट में है, ये कैस्पियन सी के वेस्ट में है। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। एक्सरसाइज लिमिटिया, ये इंडिया और सिसिलीज के बीच में है, सही है। सेक्शन 144, 10 साल की सजा हो सकती है इसमें, गलत है, 3 साल की सजा होती है। तो चलिए आज का सेशन यहाँ पे समाप्त होता है। PDF मिल जाएगी ओनली आज के टेलीग्राम चैनल पे, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। वहां जाइए, चैनल को ज्वाइन करिए, PDF को डाउनलोड करके रिवीजन करिए। दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच।